आयुक्त साहब, अजीज शेख साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपके कैबिन में आया था। आप इसके अंदर अप्रैल तक ये हट जाएगा डंपिंग ग्राउंड, और आप जब तक 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड हमारे 5 नंबर का नहीं हटाते हो, तब तक एज अ प्रोटेस्ट हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम कोई टैक्स महानगर पालिका को नहीं भरेंगे। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आइए लेते हैं एक मुलाकात नरेश चंद्रमानी जी के साथ। इनके बारे में क्या कहूं, कहने के लिए क्या, काफ़ी शहर में ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। मुझे याद है जब कैपिटल वैल्यू टैक्स का मुद्दा उठाया था, तब नरेश जी का काफ़ी सहयोग था कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द कराने में। आज फिर एक और बार एक ज्वलंत मुद्दा लेके डंपिंग ग्राउंड को हटाना है। जैसे कैपिटल वैल्यू टैक्स को हटाया, वैसे डंपिंग ग्राउंड को हटाना है। जब तक ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा, तब तक नेताओं की नेतागिरी बंद नहीं होगी। ये जो ठाट से घूमते ना नेता, ये पैसे आए कहां से? इस प्रकार की साठगांठ करते नरेश जी, अपने शहर को बेचते हुए, शहर में बीमारियां खरीदते हुए। इस प्रकार के नेता हमारे शहर में, हमारे किस्मत में पाए हैं हमने। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? डंपिंग ग्राउंड को लेकर आपने विरोध भी किया था, आपने 5 नंबर की बाजारों को बंद रखाया था, एक दिन के लिए आपने मोर्चा तक निकाला था। कहां तक बात पहुंची? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पूरे शहरवासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज वैसे तो मुझे कुछ सर्दी भी है और थोड़ा फीवरिश भी है, लेकिन जैसे ही जैकी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि इस डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे पे आपको कुछ कहना है, तो मैं खुद को रोक न पाया और उनसे कहा कि आप आ जाइए, मैं आपको मुलाकात देता हूँ। हो सकता है आज जो मैं आपसे बात करूँगा उसमें मेरे शब्दों में, मेरे वाणी में इतनी तीव्रता न हो, आक्रोश न हो, लेकिन किसी भी हाल में मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। बख्शना भी नहीं चाहिए। अब आपने सवाल उठाया कि इस शहर के नेता, ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसे मिले हैं जो केवल लूटपाट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, सेवा करने में कम विश्वास रखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो इनको पहले मौत का सौदागर कहता था। आपने देखा होगा धोखादायक इमारतें जो हुई है शहर के अंदर, ये इनकी देन है। हाँ। और आज भी जैसा टीयर गटर का काम चल रहा है, ये आगे चल के धोखादायक हो जाएगी, ये भी इनकी देन है। सही। तो उसके अंदर जो लोग मर जाते हैं, ऐसी बिल्डिंगें जब गिरती हैं, बेघर हो जाते हैं, परिवार बेघर हो जाते हैं, इन सभी का कारण, मूल कारण अगर चला जाए, देखा जाए तो ये नेता ही हैं। तो आज डंपिंग ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो ये जो 5 नंबर के जनता वहां पे रहती है, उनको जो फेफड़ों की बीमारियां हो रही है, जो बच्चे हो या बूढ़े हो, उनको जो जिस प्रकार से तकलीफ होती है, तो ये जितनी भी पीड़ाएं और तकलीफें दे रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ है, ऐसा मुझे लगता है। रही बात कि आपने मुझे कहा कि आपने मोर्चा निकाला था, बिल्कुल मुझे बुलाया गया था। 5 नंबर के व्यापारी लोगों ने मोर्चा निकाला था, एक दिन के लिए दुकानों को बंद रखवाया था। मुझे खास करके उन्होंने फ़ोन की थी, मैं भी गया था।
ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मेरे शहर में अगर किसको पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई ज्वलंत मुद्दा है, तो मुझे उनके साथ खड़ा रहना है। सही। ये मेरी मॉरल ड्यूटी है और मैं गया भी था। उसके आगे मैं बताऊं आपको, शायद वो उसकी आपको जानकारी नहीं है, आज मैं बता रहा हूं कि गए बरस फरवरी महीने में आयुक्त साहब, अजीज शेख साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपके कैबिन में आया था, आपसे शहर के मुद्दे लेके आता था, शहर के मुद्दों के बारे में बैठ के चर्चा करते थे। तब मैंने डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा आपसे उठाया था। आपने कहा था नरेश जी सच्ची बात तो ये है, इसको थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये हटेगा जरूर, मैं आपसे वादा करता हूं अगले बरस यानी 2024 ये जो चल रहा है इसके अंदर अप्रैल तक ये हट जाएगा डंपिंग ग्राउंड। और मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, आपने यहां तक कहा था कि वो जो ग्राउंड खाली हो जाएगा वहां पे जैसे एसएल वर्ल्ड वगैरह अम्यूजमेंट पार्क बच्चों लोगों के लिए खिलौने वगैरह लगाएंगे। अब पता नहीं उस समय मुझे झंझना हाथ में दे रहे थे, मुझे ही खिलौना थमा रहे थे, वो मुझे पता नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं, लेकिन आप फेलियर तो है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। बाकी कोई लोग आपको नहीं बोलते होंगे, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मीडिया पे बोल रहा हूं कि आप फेलियर हैं। आपने कई शहर के मुद्दों को धकेल दिया है लेकिन आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। अब कारण आप ही हो, मुखिया आप हो। जैसे किसी भी लड़ाई के अंदर जाते हैं, जो सिपह सालार रहता है, अगर जीतता है तो उसकी क्रेडिट उसको मिलती है, अगर वो हारता है तो उसकी डिस्क्रेडिट भी उसे ही मिलती है। सही है। तो इस शहर में जितनी समस्याएं हैं उसके मूल कारण मैं कहूंगा आप ही हैं। एक बार जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोच लेना और इसको कैसे मैं ठीक करूं और अपना नाम भी ऊपर लाऊं, उसके बारे में तो आपको ही सोचना है। अब आपने कहा डंपिंग ग्राउंड, इस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए कई सारे रास्ते हैं कि हम इसको डंपिंग ग्राउंड को हटा सकते हैं, आज भी हटा सकते हैं। उसके लिए जनता की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जनता अगर चाहे तो इसे हटा सकती है। कैसे? हाँ, आपने बात की कैपिटल वैल्यू टैक्स की। सही। अब अगर 5 नंबर के जितने भी एनजीओ वाले हैं या जिन्होंने यह मुद्दा उठाया, नोटा करवाया पिछले चुनाव में, सही, लोकसभा, हाँ, वो अगर एक पत्र तैयार करें, चाहे तो किसी एडवोकेट की भी मदद ले सकते हैं, उसमें वो स्पष्ट लिखें। आज देखिए अब तक मेरे ख्याल से जून हो गई है, जुलाई आ गई है, तो कई लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्स पहुंच गए हैं। हम जुलाई में बैठे हैं। हाँ, तो कई लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के बिल्स पहुंच चुके हैं, तो 5 नंबर में भी पहुंच गए होंगे निस्संदेह। तो ये क्या करें, उस बिल को लें, उसकी जेरॉक्स कॉपी निकालें, एक लेटर ड्राफ्ट करें, उसकी कॉपी उसके साथ जोड़ें, उसमें लिखा हो, कॉमन ड्राफ्ट हो, उसमें लिखा हो कि आप जब तक 5 नंबर का डंपिंग ग्राउंड हमारे 5 नंबर का नहीं हटाते हो तब तक एज अ प्रोटेस्ट हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम कोई टैक्स महानगर पालिका को नहीं भरेंगे। कहते हैं जब नाक बंद करते हैं तो मुंह खुलता है। सही। तो यही रास्ता हमारे संविधान में कहा गया है कि टू प्रोटेस्ट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यस। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। बस कारण ये खाली बात ऐसी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसावादी तरीके से। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, गांधीवाद को पकड़ते हुए अगर आप इसका विरोध करें, बैठ जाइए घर में, कोई टैक्स मत भरिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश है, ये मैं नहीं कर रहा हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट पिछले 4-5 बरस पहले ही उन्होंने एक जनहित याचिका सुनते हुए यह कहा था कि नो सर्विस नो टैक्स। यदि आप शहरवासियों को सेवा नहीं प्रदान कर सकते हो तो आपको कोई टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। ये मेरी जजमेंट नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट की, मान्यवर बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो अगर ऐसा है तो आप तो सेवा तो छोड़िए, आप तो हमें तकलीफ दे रहे हैं कि जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हटेगा हम आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे। असहकार आंदोलन गांधी जी वाला, हम आपको ये कोई टैक्स न भरेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसे सभी लेटर्स वो लोग इकट्ठा करें। एनजीओ वाले हैं, कई लोग हैं, प्रकाश रोहिड़ा जी हैं वहाँ पे, वहाँ पे मनीष ठाकुर जी हैं, और भी हैं उनके साथ जुड़े हुए, काफ़ी बड़ी टीम है, मैं कितने लोगों का नाम लूँ। तो ये सब अगर मिल करके वहाँ पे मोबिलाइज करें और ये सारा एक लेटर बना करके वहाँ पे महानगर पालिका में रोज 10, 20, 25, 50 लेटर्स वहाँ पे जमा कराते जाएं कि हम कोई टैक्स नहीं भरेंगे आपका जब तक आप डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाते, और लोग भरें भी नहीं। लोगों को कैसे जगाएं? तो लोगों को जगाने के लिए जब उनके पास जाएंगे, जैसे मैंने कैपिटल वैल्यू टैक्स में लोगों से कहा था, आह्वान किया था कि जब तक कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं हटाएंगे हम इनकी टैक्स नहीं भरेंगे। लोग बैठ गए, काउंटर खाली हो गए, कोई टैक्स ही नहीं भर रहा था।
तो आखिर उनको झुकना पड़ा, तकलीफ आई, परेशानी हुई। हालांकि मुझे भी उन्होंने काफी परेशान करने की कोशिश की कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो धमकियां दी आपको? ठीक है, वो देने दीजिए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हमारा, जब भी हम लोगों की बातें उठाते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं, तो ये सारी चीजें आती रहती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं हमको। लेकिन उनको वापस लेना ही पड़ा, क्योंकि उनके काउंटर खाली थे। परिस्थिति ये पहुंच गई थी कि उनको सैलरी देने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो आज भी अगर 5 नंबर वाले चाहें, अगर आप चाहते हैं कि ये जो पॉइजनस, जहरीला विष भरा धुआं निकल रहा है और जो आपके फेफड़ों में जा रहा है, आपकी यंग जनरेशन जितने हैं, जो दुकानों में बैठे हैं, जो कारीगर हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी 5 नंबर में अपना पूरा दिन रात निकालते हैं, उन सभी के फेफड़ों में ये जहरीली टॉक्सिक गैस जा रही है। इसका अंजाम बहुत बुरा निकलेगा आगे चल के। अगर आप इससे निजात पाना, बहुत हो गए, मोर्चे हो गए, पत्र दिए, बहुत कुछ किया, लेकिन अगर असर नहीं हो रहा है तो नए नए रास्ते ढूंढने चाहिए प्रोटेस्ट करने के। तो ये मैंने एक नया रास्ता आपको बताया। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि आने वाला, इसके बाद कोई भी चुनाव आए, सही, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो या कारपोरेटर्स का चुनाव हो, 5 नंबर में पूरा कारपोरेटर का चुनाव होता है तो पूरा का पूरा ही बदली कर दीजिए। नोटा को न दे करके अब आप दूसरी रणनीति कीजिए। ये मैं एनजीओ को कह रहा हूं कि वो अगर मैदान में जाएंगे, ग्राउंड में लोगों को समझाएंगे कि हमको क्या करना है। ये जो पुराने हैं, इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, वो अभी हमको बताने की भी जरूरत नहीं, आप सब समझ गए हो। उनको कोई है नहीं, अधिकार नहीं बनता है कि आपसे आके वोट ले। लेकिन अगर वो फिर भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, वो उनका पेशा बन चुका है, पार्टियां भी टिकट दे देती, हाँ उनका पेशा है भाई, तो वो खड़े रहेंगे। लेकिन वोट देना न देना वो आपके हाथ में है। तो पूरा चेंज कर देना, नोटा को न दे करके उनका जो कड़क अपोजिशन वाला खड़ा हो उसको वोट दे देना, कम से कम नई टीम जाए। और वही हाल आमदार का, मैंने सुना कि 140 जो है यहाँ की विधानसभा का, उसमें 16% वोट जो है 5 नंबर के हैं। हाँ, तो 16% कम नहीं होता है। 16% अगर चाहे, अगर लोकसभा में अगर 16% है तो विधानसभा में उससे बढ़ेगा, तो महानगर पालिका में और उससे बढ़ेगा। तो अगर वो चाहे तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो पूरा का पूरा ही रिजल्ट ही बदल सकते हैं। तो ये अगर करेंगे, ये सब जनता, अब लड़ाई जनता को करनी है। आप नेताओं में से विश्वास निकाल देना, वो केवल आपको लॉलीपॉप दिखाएंगे, अपना दुकान उनको चलाते रहना है। मैं आज एक सवाल पूछता हूं जैकी जी, आपको भी काफी टाइम हो गया ये सब समाचार चलाते हुए, कभी आपने देखा है कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी पक्ष हो, जनता का मुद्दा लेकर के, चाहे विरोधी हो चाहे सत्ता वाले हो, कभी देखा है उन लोगों ने जनता के लिए कभी आंदोलन किया है? कभी नहीं। एक जमाने में कितने आंदोलन होते थे, पानी के लिए आंदोलन, इसके लिए आंदोलन, ये तकलीफ है उसके लिए, वो हांडा मोर्चा मुझे याद है। यस। और साखली बना के आप लोगों ने जो अवैध निर्माण है उसको रोका गया। तो ये अब नहीं हो रहे हैं आंदोलन। क्यों नहीं होते हैं? ये सोचने वाली बात है। कहाँ ये विरोधी वो सत्ता वाले सब मिले हुए हैं क्या? आप चुन के जाते हो लोगों की समस्या लेने के लिए, समस्याओं का निवारण लेने के लिए। अगर समस्याओं का निवारण अधिकारी नहीं करते तो आप रास्तों में उतरो, जनता के साथ खड़े रहो। जो आपको वोट देते हैं, जो आपको चुन के भेजते हैं, जिनके आप प्रतिनिधि हो, उनके लिए ही आप काम नहीं करते हो। तो ये तो स्पष्ट दिखाता है। आप अपने ऐसी ऑफिस में बैठे हो, माल लाओ, इसका टेंडर का कितना हुआ, इसका इतना, मेरे को लिफाफा अभी तक फोन करेंगे तो मेरा अभी तक हिसाब नहीं आया है। ये सब काम करते रहते हो। शहर की समस्याओं के प्रति आप अगर ये देखोगे ना नरेश जी, कि एक नगर सेवक बनने से पहले अगर आप उनका उस टाइम का कंडीशन, यानी उनके चलने का लहजा, उनके बात करने का लहजा, चलने का स्टाइल, उनकी लिविंग स्टाइल, नगर सेवक बनने के बाद उनकी लिविंग स्टाइल चेंज, पता नहीं कहाँ से गाड़ियाँ आ जाती है, पता नहीं कहाँ से भर के पैसों की बारिश हो जाती है। ये पैसे किसके हैं? ये पब्लिक के पैसे हैं, और पब्लिक बेचारी भुगत रही है। आप पैसे खाओ लेकिन सुविधा तो दो कम से कम। यहाँ पर चोरी इतनी होनी चाहिए और काम इतना होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया है। काम इतना नहीं हो रहा है, चोरी इतनी हो रही है और काम इतना हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि जो रहता है, जो पॉलिटिशियंस हैं, ये एक जरिया होता है समाज का कल्याण करने के लिए, गौर गरीब जो लोग हैं समाज के, उनका उद्धार करने के लिए और जनता के काम करवाने के लिए। इसके लिए चुनाव होते हैं, इसके लिए लोग अपना प्रतिनिधि, क्योंकि वो खुद जा करके महानगर पालिका हो या ऊपर के अधिकारी हो, उनसे मिलके अपने लिए हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लेते हैं। इसके लिए अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं कि आप जाइए हमारे हकों के लिए आवाज़ उठाना और हमें जो है
जितनी तकलीफें हैं उनको दूर कराने के लिए हमें साथ देना, हमारा काम करना। लेकिन वो सब मूल जो संस्कार हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अभी जो हमारे शहर के जो अपने आप को कहलाने वाले लाडले नेता, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश दे करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उनकी गेंडे की चमड़ी हो चुकी है, उनको असर होने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहले जो नगर सेवक हुआ करते थे ना, वो खुद को सच में समाज सेवक ही समझ के चलते थे। लेकिन आज अगर जो कोई भी नगर सेवक बन जाता है, मुझे अभी भी पता है, कई लोगों के नाम पता है जो पहले स्कूटर पे चलते थे, अभी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चलते हैं, अपने बड़े बड़े बंगलों बन गए हैं, अपने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां ले ली हैं उन्होंने, यहाँ तक कि लोनावाला, महाबलेश्वर, कहाँ कहाँ होटलें बना दी हैं, अपने रिसोर्ट्स बना दिए हैं, ले लिए हैं, यहाँ पे होटलें हैं। तो बहुत सारा उनका कारोबार कहाँ से बढ़ गया ये तो सब समझते हैं। लेकिन जो अभी आज के नगर सेवक हैं वो खुद को अपने एरिया का एमएलए समझते हैं, खुद को एमएलए समझ के चलते, नगर सेवक तो छोड़िए, खुद को एमएलए समझ के चलते हैं। उनका, आपने कहा ना, उनका बोलचाल, उनका उठने का तरीका, चलने का तरीका, वो खुद को एमएलए समझते हैं। ठीक है, वक्त आएगा, क्योंकि आखिर जो मैंने कहा पावर जो है जनता के पास है। मेरे पास तीसरा भी एक उपाय है जैकी जी, बोलिए। वो डंपिंग ग्राउंड का हटाने का एक बहुत ही अच्छा और भी उपाय है। 5 नंबर में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, अगर वो चाहें, क्योंकि जनरली बाहर के शहरों में ऐसा होता है कि एडवोकेट्स जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये दाखिल करते हैं कि यहाँ पे इतने वर्षों से डंपिंग ग्राउंड है जो कि अवैध है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इलीगल है, तो ये उसके जितने पत्र इन्होंने जमा किए हैं, अलग अलग लोगों को लिखे हैं लेटर, जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं अपने मनीष ठाकुर, तो उनके पास पत्र हैं, और लोगों के पास, प्रकाश अरोड़ा के पास जो करस्पॉन्डेंस की हुई है, वो सब पेपर जमा करके अगर हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं, तो मेरे ख्याल से कम डंपिंग ग्राउंड कब हटेगा वो तो मान्यवर हाई कोर्ट के ऊपर है, वो निर्णय लेगी। लेकिन कम से कम अगर स्टे भी मिल जाए कि आप जब तक इसका केस क्लियर नहीं होता है तब तक हम कचरा उसमें नया नहीं फेंका जाएगा, गाड़ियां रुक जाएगी, वहां पे गाड़ियां नहीं फेंकनी है कचरा। तो ये भी एक, तो मैंने 3 रास्ते आपको बताए, तीनों रास्तों से अगर वो जाएं तो कुछ ना कुछ उद्धार हो सकता है। बाकी मोर्चे निकाल के, एक दिन का उपोषण करके या भूख हड़ताल पे बैठोगे, वो जमाना गया। वो बेचारे अंग्रेजों के ज़माने में थे, जब महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठते थे, उनको बहुत फीलिंग होती थी, एक मानवता के नाते उसके पास जाते थे, नहीं गांधी जी आप क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या तकलीफ है, हम दूर करेंगे। आजकल के ऐसे अंदर चिकन बैठ के बिरयानी खाएंगे, बाहर भूख हड़ताल पे जनता बैठी है, बैठने दो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस रास्ते पे जाएंगे, जिस प्रकार से हमने कैपिटल वैल्यू टैक्स में सक्सेस मिली थी, और मैं इसके लिए इनको धन्यवाद दूंगा हमारे जैकी भाई को। मैंने 16 से 17 एपिसोड इन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किए थे, खाली कैपिटल वैल्यू टैक्स 38 एपिसोड्स लगे उन्होंने। 16 आपके साथ मैं मान लीजिए उन्होंने एक मिशन बना के चले थे कि हम इसको खत्म करेंगे ही, और किया। तो अब जिस प्रकार से उन्होंने डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाया है, मुझे उम्मीद है कि जरूर इनको कामयाबी मिलेगी और लोगों को राहत मिलेगी, और लोग भी उसी प्रकार से, मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी जी के बताए हुए अहिंसावादी मार्ग से, राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए लिखा हुआ है, आप राइट टू प्रोटेस्ट कीजिए, असहकार आंदोलन, घर में बैठ जाइए, पत्र उनको दे दीजिए, जब तक डंपिंग ग्राउंड नहीं हटाए हम कोई महानगर पालिका की टैक्स नहीं भरेंगे, एज पर बॉम्बे हाई कोर्ट, नो सर्विस नो टैक्स। बहुत अच्छा लगा, तो बहुत ही फायदा हो सकता है। बहुत अच्छा लगा। नरेश जी काफ़ी जोश में नजर आए, और शहर के मुद्दे पे आना भी चाहिए जोश में। मैं मानता हूँ आज इनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन अपने तबीयत को साइड में रखते हुए आज उन्होंने हमारे साथ मुलाकात दी। और मैं सभी शहरवासियों को कहूँगा, खासकर 5 नंबर परिसर के जिन जिन को भी तकलीफें हैं, लोगों को हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे आपको नज़र आता ही होगा कंटिन्यू, उस पर हमको संपर्क कीजिए। हम आपके एरिया में आएंगे, आपकी तकलीफें सुनेंगे, और आपकी हम जो तकलीफ है हम लोगों के बीच लेके जाएंगे। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक सरकार भी कान बंद करके बैठेगी। सरकार के कान में आवाज़ जाएगी तो ही आगे काम कर पाएगी। ये नेता तो यहाँ के छोड़ दो, ये यहाँ के नेता तो कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक विश्वास है महाराष्ट्र सरकार के साथ में, केंद्र के सरकार के साथ में, कि हमारी आवाज़ जाएगी तो ज़रूर वो उनका निवारण करने का प्रयास पक्का करेगी। और जाते जाते सवाल, जैसे नरेश जी ने कहा कि बड़े बड़े नेता को पता नहीं कहाँ से फॉर्च्यूनर आ जाती है, तो मैं एक नेता के विषय में कहना चाहूँगा सवाल के रूप में कि कौन है वो नेता। जब उल्लासनगर में वो आया था, रिक्शा चलाता, रिक्शा कौन सा, रेयर रिक्शा, लोडिंग भर के सामान कुछ भी, और एक दुकान से लेकर दूसरे दुकान तक माल छोड़ना,
अक्सर आपने 5 नंबर में काफ़ी वो रिक्शा देखे होंगे, उसको बोलते लोडिंग रिक्शा। वो लोडिंग रिक्शा चलाता था, आज वो बड़ा नेता बना है, नकली नेता कह सकते हैं आप। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बिल्डर हो गया बहुत बड़ा। ये पैसे कहां से आए और कौन है वो नेता? उसका नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।